1945 से पहले, 1945 से पहले फ्रांस में अधिकारियों की खरीद बिक्री होती थी, सेल परचेज होता था। मतलब जो अमीर थे उनकी सिविल सेवा में भर्ती की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती थी। वायर एक्ट, ये वायर का मतलब तार से नहीं है, वायर का मतलब पाइपलाइन में जो भी हैं घटक, उसमें अगर कहीं फ्रॉड है, कुछ हेरा फेरी हो रही है पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो ये उस पर रोक लगाने का काम करते हैं। अगर आप पेपर लीक करते हैं तो उसको कोई खरीदता भी है, तो खरीदने वाला भी तो प्रमोटर है, तो उसको भी एक स्टेक होल्डर माना गया है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होती है, इंटरनेशनल भी कोई कार्टेल जुड़ा होता है, कोई ऐसा संगठित अपराध है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से डील हो रहा है, तो शायद ही आप 2 माह में जांच कर पाएंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमी रह गई है, अभी जो हमने लॉ बनाया है, शायद भविष्य में हम उसमें कर भी लें, और वो ये है कि विसल ब्लोअर्स को इसमें संरक्षित करने के लिए प्रावधान नहीं है। नमस्कार, आप सबका दृष्टि IAS में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभय कुमार हूँ और आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल है। अब ये जल्दी ही बहुत तीव्रता से एक्ट बनने के रास्ते पर है, तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये टाइमलाइन एक देख लेते हैं कि क्या रहा है, क्या इसके पीछे किस तरह के बैकग्राउंड्स हमें दिखाई देते हैं पार्लियामेंट में। तो एक तो 27 जुलाई को ये लोकसभा में बिल पेश किया गया था और 29 को लोकसभा में अच्छी खासी चर्चा हुई, देर तक 6-8 घंटे, मेरे ख्याल में उससे भी 1-आध घंटे ज़्यादा ही चर्चा हुई, उसके बाद पारित हुआ। अगले दिन 30 जुलाई को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया और 1 अगस्त 2026 को हमारी राष्ट्रपति महोदया ने इसे अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। तो ये जो विधेयक है ये अपने आप में एक तरीके से कानून बनने के रास्ते पर आ चुका है, ठीक है। और जैसे ही गजट में ये पब्लिश होगा ये ऑलरेडी हो जाएगा। और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तो आज मेरे ख्याल में 3 तारीख है और अब हम लोग इस पर डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या किस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए हैं, इससे क्या एग्जामिनेशन पर फर्क पड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे, समझेंगे कि जो हम इसमें प्रावधान किए हैं वो एक कानून हमने 2024 में बनाया था, उसकी तुलना में ये कैसा है, कितना टफ है, या इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, पूरी दुनिया में क्या ऐसे कोई कानून और भी बनाए गए हैं दूसरे देशों में, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम इस विधेयक के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सबसे पहले जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, एग्जाम्स, इसका मोटो क्या है, किस तरीके से हम लोग एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं, इन सभी विषयों पर हम पहले चर्चा करना चाहेंगे। एक्चुअल में जो पब्लिक एग्जाम्स होते हैं, वास्तव में इसके 3 लक्ष्य हैं। एक तो मेरिट को सुनिश्चित करना, योग्यता को सुनिश्चित करना इसका एक बड़ा लक्ष्य है। दूसरा है कि इक्वालिटी रहे, इक्वालिटी, कोई भेदभाव, परीक्षा की प्रणाली ऐसी हो कि कोई भेदभाव इसमें ना हो, ये इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा है कि इस प्रक्रिया में जस्टिस का भी ध्यान रखा जाए। तो मेरिट, इक्वालिटी एंड जस्टिस, जैसे UPSC भी है तो इसी 3 मोटो पर ये काम करती है ना। जस्टिस ये है कि कोई भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई मतलब उसको ये ना फील हो कि हमारे साथ कोई अन्याय हुआ, और अगर कुछ चिंताएं रही हैं तो उसका समाधान हो जाए, ठीक है, पेपर लीक ना हो, बच्चों का समय बर्बाद ना हो, इस तमाम चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। एक्चुअल में जो पब्लिक जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सरकारी क्षेत्र में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो वास्तव में जो लोक प्रशासन का सिद्धांत है वो ये कहता है कि ये जो परीक्षा है ये ऐसी होनी चाहिए जो योग्य व्यक्तियों के स्रोत तक जाए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मेरिटोरियस लोग आकर्षित हो, विज्ञापन हमारा इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन की योजनाएं बनानी चाहिए, टेस्टिंग एजेंसी इतना अच्छे से काम करे कि योग्य व्यक्ति बार बार आकर्षित हों, ये मोटो है बेसिकली। और जो परीक्षाएं हैं जो पब्लिक सेक्टर में होती हैं, बेसिकली 2 तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड,
स्ट्रक्चर्ड एग्जाम होता है, जो संरचित है, जो सुव्यवस्थित है, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, खास करके दैनिक जो यूज़ के लिए है, ऐसी भर्तियों के लिए स्ट्रक्चर्ड एग्जाम होते हैं। उसमें लगभग चीज़ें फिक्स सी होती हैं। इवन एनडीए सीडीएस के बाद जो एसएसबी होती है वो स्ट्रक्चर्ड एग्जाम की कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे सिविल सेवा की परीक्षा को आप देखें, इसमें चीज़ें पहले से फिक्स नहीं होती हैं। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक चीज़ें काफ़ी डायनेमिक किस्म की होती हैं, बदलती रहती हैं। और जो मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हैं वो कहीं इन दोनों के बीच में आती हैं, थोड़ी स्ट्रक्चर्ड भी होती हैं, थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड भी होती हैं। तो पूरी दुनिया में जो पब्लिक एग्जामिनेशन है वो इसी तरीके से चलाया जाता है। अब ये जो हमने अभी एक संशोधन किया 2024 में, जो कानून था 2026 में जो उसमें संशोधन किया है, इसको हम समझेंगे। लेकिन क्या क्या समस्याएं रही हैं, इसके पहले हम थोड़े इंटरनेशनल पैराडाइम को समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे अगर अच्छे लोकतांत्रिक देशों में भी देखें, जैसे फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, क्या क्या चुनौतियां रही हैं, तो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा और अन्य चुनौतियों के बारे में कुछ चर्चा करता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या समस्याएं रही हैं और फिर उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया या हमने जो कानून बनाया है वो कितना ठीक है या उसमें कुछ कमी रह गई है, उससे हम लोग कंपेयर भी कर पाएंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ENA, इक्वल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन है फ्रांस का। जैसे यूपीएससी हमारे यहाँ एक संस्था है, सिविल सेवा में ये भर्ती करती है ना। और 1945 से पहले, 1945 से पहले फ्रांस में अधिकारियों की खरीद बिक्री होती थी, सेल परचेज होता था। मतलब जो अमीर थे उनकी सिविल सेवा में भर्ती की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती थी। और कैसे लिया जाता था, तो इनको नोटरीज कहते थे, यानी कि ऑक्शंस करते थे हम लोग नेशनल लेवल पे। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते थे और वहाँ से हम लोग भर्तियाँ करते थे ऑक्शंस के मेथड पे। जैसे हम सामान खरीदते हैं या कुछ ठेकेदारियाँ जो हम देखते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये हुआ करता था वास्तव में। तो फिर वहाँ पे भी इसके अगेंस्ट में आंदोलन हुए, चर्चाएं चलें कि ठीक नहीं है, और रिपब्लिक बनाने की प्रक्रिया वहाँ हो ही गई थी। हालांकि उनका 5वां रिपब्लिक फ्रांस का 1958 से अभी दिखाई देता है। 1945 में ENA की स्थापना हुई, तब से मेरिट सिस्टम पे काम होने लगा। अब एग्जाम्स होते हैं और ठीक तरीके से परीक्षा चलती है। और भी जितने जो पब्लिक सेक्टर में एग्जाम्स होते हैं उनको डील करने के लिए फ्रांस में पहले से ही, यानी 1901 से ही एजुकेशन कोड बनाया गया है। कोड का मतलब लॉ ही होता है। ये ऐसा जगह है जहाँ कभी नेपोलियन कोड 1804 में रहा है, तो 1901 से ही इनके यहाँ एजुकेशन कोड रहा है। समय समय पर उसमें संशोधन होते रहते हैं, जैसे 2018 में भी इसमें संशोधन हुए थे। हालांकि ये जो संशोधन है, ये संशोधन वास्तव में, है ना, ड्रेस कोड को लेकर के था, लेकिन इसके माध्यम से वो कोप अप कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में फ्रॉड ना हो, लीक ना हो, इन सबको ये एजुकेशन कोड में संशोधन कर करके सुधारते रहते हैं। तो जो बड़ी परीक्षा है सिविल सेवा की, वो ENA भर्ती करता है, तो इनके यहाँ चीज़ें ठीक से चल रही होती हैं। तो एक तो है कि एक कानून हम बना दें, फ्रांस का अगर मॉडल देखें तो एक कानून बना दें और समय समय पर उनके उसमें संशोधन करते रहें बदलती परिस्थितियों के अनुरूप। इसमें डिजिटल लीक वगैरह को भी अब रोकने के लिए प्रावधान कर लिया गया है और सख्त दंडात्मक प्रावधान रखेंगे। इसमें 10 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलते हैं। अब इसी क्रम में बढ़ते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो ये ब्रिटेन दिखाई देता है। ब्रिटेन में बेसिकली पेट्रोनेज सिस्टम हुआ करता था। पेट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण प्रणाली। सिविल सेवा में 1853 में यहाँ पर एक सुधार करने के उद्देश्य से नॉर्थ को ट्रिविलियन कमेटी का गठन हुआ था और टाइम है 1853। इसके पहले अगर हम देखें तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट्स हुआ करते थे वो पेट्रोनेज, संरक्षण से होते थे। संरक्षण से मतलब है यहाँ जो कैथोलिक कम्युनिटी के होते थे और जिनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो पॉलिटिशियंस कोई रहे हैं, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगर रहें, जैसे आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि चाहे जुडिशियल सर्विस हो या सिविल सर्विसेज हो, इसमें जो रिक्रूटमेंट हुआ करते थे खास करके इस दौर में 1828 से
83 के बीच में वो पार्टी बॉस के द्वारा एक तरीके से भाई भतीजावाद के आधार पर हुआ करता था। तो इसमें सुधार करने के लिए नॉर्थ कोस्ट ट्रिब्यूनल कमेटी बनी और इनके सुझाव के आधार पर सिविल सेवा के लिए आयोग बना दिया गया और लगातार 1854 से वो एग्ज़ाम्स वहाँ पर होते हैं। और हम भी कभी उपनिवेश थे उनके, तो हमारे यहाँ से भी जा कर के एग्ज़ाम्स देते थे। जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई की। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस 1920 की सिविल सेवा क्वालिफाई करते। तो वहाँ पे एक आयोग फॉर्मली बनाया जिसने एक मानक बना दिया कि रिक्रूटमेंट पब्लिक सेक्टर में कैसे होगा खास करके। फिर जो बाकी सबॉर्डिनेट सर्विसेज की परीक्षाएं हैं वहाँ पे कुछ जब चुनौतियाँ दिखने लगी, खास करके ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब प्राइवेट कंपनी से कुछ टाई अप होने लगे, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में वो आकर कुछ भूमिका निभाने लगे, तब तो उस केस में फिर एक यूके में मैलिशियस कम्युनिकेशन एक्ट बना 1988 में, 1988 में। आप जानते हैं 80 के दशक में सूचना तकनीक का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था, तो कुछ केबल लीक्स ना हो और इनको रोकने के लिए बनाया गया था। समय समय पे इन्होंने इसमें काफ़ी संशोधन किया है, जैसे 2003 में, 2006 में, और 10 वर्ष के कारावास की सज़ा, 10 साल की सज़ा इन्होंने इसमें रखी हुई है। तो अब जो भी मतलब फ्रॉड है या किसी भी तरीके से डिजिटल लीक भी होता है, उन सबको इसी कानून में शामिल कर लिया गया है। तो मैलिशियस कम्युनिकेशन जो एक्ट है वही एक तरीके से दिखता है। यानी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रांस का जो मॉडल है कि एक कानून बनाइए और समय समय पर उसमें संशोधन करते रहिए बदलती परिस्थितियों के अनुरूप, और थोड़े से टफ दंडात्मक प्रावधान रखें तो चीज़ें कंट्रोल में हो सकती हैं। ब्रिटिश मॉडल इसी तरह का दिखता है। यूएसए में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जो हम लोगों को समझनी है, और वो ये है अमेरिका में सिविल सेवा में अगर आप देखेंगे तो पहले, जब मैं पहले बोल रहा हूँ तो 1883 से पहले, 1883 से पहले की बात है, तो इनके यहाँ स्पॉयल सिस्टम से भर्ती हुआ करता था। स्पॉयल सिस्टम, लूट प्रथा या लूट प्रणाली। लूट प्रणाली क्या होती है? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी तो उनको ब्यूरोक्रेसी जो है लूट के माल के रूप में मिलेगा, ऐसा वो समझते थे। विनर्स विल गेट द स्पॉइल्स ऑफ द एनिमी। तो पिछली पार्टी जो छोड़ के गई ब्यूरोक्रेसी, वो एक तरीके से जो चुनाव जीतने वाली पार्टी है वो उनका हो गया, और वो चाहे तो उनको रखें या हटाएं। इसकी शुरुआत की एंड्रयू जैक्सन के द्वारा। ये 37 तक, 1837 तक ये रहे हैं, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की है ना बेसिकली। और ये पहले हैं जो लोगों को फायर करते हैं, और लगभग है ना 80% जो है धीरे धीरे ये करने लग जाते हैं स्पॉइल सिस्टम से ही। यानी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से लोगों को भर्ती कर दे, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड थे। एक ऐसे प्रेसिडेंट धीरे धीरे आगे चल के हमें दिखाई देते हैं, वो है प्रेसिडेंट गारफील्ड। और एक व्यक्ति, एक नवयुवक अमेरिका का जो सिविल सेवा में भर्ती होना चाहता था। ये चित्र आप देख रहे हैं कि चार्ल्स जे गिट्यू का है। सिविल सेवा में कोई सेटिंग नहीं हो पा रहा था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट इसे मिल नहीं रहा था। तो आप जानते हैं अमेरिका में गन रखना मूल अधिकार है, तो ये व्यक्ति जाकर के शूट कर देता है प्रेसिडेंट गारफील्ड को, और ये 2 जुलाई 1881 है। वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर जाने का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाके पीछे से 2 गोलियां मारी जाती हैं प्रेसिडेंट को। हालांकि प्रेसिडेंट का डेथ उस समय ही नहीं होता, कुछ समय के बाद 80 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है प्रेसिडेंट गारफील्ड की, और समय है 1881। स्पॉइल सिस्टम शुरू किसने किया? तो एंड्रयू जैक्सन ने। 1837 से ठीक ठीक से बढ़ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ हुआ। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि प्रेसिडेंट गारफील्ड ने 100% पोस्ट जो है स्पॉइल सिस्टम के आधार पर, यानी राजनीतिक आधार पर ही सिविल सेवा में रख लिया था। तो एक व्यक्ति जो जाना चाहता था उसे काफ़ी निराशा हुई, और वो अपना इस तरीके से विरोध प्रकट करता है। एक तरीके से राष्ट्रपति का एसेसिनेशन ही हो जाता है। जब ऐसा हुआ तो अमेरिका सन्न रह गया कि ये तो युवाओं में बड़ा इसको लेकर निराशा है। तो अमेरिका में इसके लिए कानून बनाए गए और एक पेंडल्टन एक्ट पारित हुआ, और टाइम है 1883। अब देख रहे हैं कि चार्ल्स गिट्यू क्या लेके घूम रहे, एन ऑफिस और योर लाइफ। या तो मुझे कुछ नौकरी दीजिए या फिर आपका जीवन मैं ले लूँगा।
तो प्रेसिडेंट गारफील्ड की जब हत्या हुई उसके बाद अमेरिका में सोचा गया कि युवाओं के हित के लिए और एटलीस्ट सिविल सेवा की परीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कुछ किया जाए। तो पेंडल्टन एक्ट के माध्यम से वहां पर लोक सेवा आयोग, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। लेकिन अमेरिका यहाँ पे रुकने वाला नहीं था, वो समय समय पर भर्तियों में सुधार करता रहा है। 1978 में यहाँ पर एक बड़ा रिफॉर्म किया जाता है। आज अमेरिका में लोक सेवा आयोग नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर दो संगठन काम करते हैं। एक का नाम है ओपीएम, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ये व्हाइट हाउस का ही पार्ट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इसका कंट्रोल रखते हैं। और मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने लायक है। तो जो काम आज यूपीएससी जैसे भर्ती के लिए करती है या राज्य की लोक सेवा आयोग जो करती है, वो काम ओपीएम करता है अमेरिका में, फेडरल लेवल पे, संघीय स्तर पर, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। और उसके साथ एक मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड भी है जो ये देखता है कि सभी क्षेत्रों से, यानी 50 राज्य हैं तो सभी से लोग सिविल सेवा में जाएं। उनके कैथोलिक, मेथोडिस्ट, एफ्रो अमेरिकन, है ना, मैक्सिकन अमेरिकन, सभी एथनिक कम्युनिटी से लोगों की भर्तियां सिविल सेवा में हों। यानी जो अमेरिका का मोटो है कि डेमोक्रेसी अच्छी होगी जब आपका रिप्रेजेंटेशन ठीक होगा, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो वो तब तक नहीं होगा जब तक सिविल सेवा में भी रिप्रेजेंटेशन सबका ना हो। जैसे भारत में कई बार निराशा रहती है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन कम हुआ, या अभी भी लगभग 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां से सिविल सेवा में एक भी भर्ती नहीं हो पाती है। तो वहां पे हम अगर भारत में भी मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड जैसा कुछ बनाएं तो काफ़ी सुधार हो सकता है। ये एक सीखने को मिलता है इनसे। खैर, तो इस तरीके से एक तो 1978 में भी सुधार किया गया। तो अब सिर्फ आयोग नहीं है, हमने आपको कहा था कि एग्जाम में 3 चीज़ का ध्यान रखा जाता है, मेरिट, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो जस्टिस हो रहा है या नहीं, सभी की भर्ती हो रहा है या नहीं, ये भी देखने के लिए मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड है। मेरिट भी समाप्त नहीं होना चाहिए, सामाजिक न्याय का या पॉजिटिव एफर्मेशन, सकारात्मक भेदभाव की नीतियां भी चलती रहनी चाहिए। इसके बाद फिर एक हाल फिलहाल के दिनों में अमेरिका में एक बड़ा, आप समझिए, कांड जो कि भर्ती से रिलेटेड है, वो दिखता है। इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। अमेरिका में क्या हुआ कि ये तो था ही था, सिविल सेवा में हायर लेवल पे रिक्रूटमेंट के लिए रिफॉर्म्स तो इस तरीके से किए थे, इनके पास दंडात्मक शक्तियां भी होती हैं। इनके यहाँ 1952 से ही, 1952 से ही, यानी प्रेसिडेंट ट्रूमैन के ज़माने से ही ये एक फेडरल लेवल पे वायर एक्ट बना हुआ है। वायर एक्ट, ये वायर का मतलब तार से नहीं है, वायर का मतलब पाइपलाइन में जो भी हैं घटक, उसमें अगर कहीं फ्रॉड है, कुछ हेरा फेरी हो रही है पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो ये उस पर रोक लगाने का काम करते हैं। जैसे जो जहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, टेस्टिंग एजेंसी जो हो गई, या जो है प्राइवेसी रखा जा रहा है या नहीं उम्मीदवारों की, इन सब के लिए पहले ही से एक्ट था। अब इसमें बार बार ये संशोधन करते रहते हैं समय समय पर। अब इसमें डिजिटल लीक वगैरह को भी, या परीक्षाओं में भी जो हेराफेरी होती है, उसको अमेरिका में यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। और बड़ा टफ कानून यहाँ पर है, 20 साल 20 ईयर्स की सज़ा, 20 ईयर्स की सज़ा है। जैसे हमने जो कानून बनाया है, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर, तो उसमें 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो रियल स्टोरी है। अमेरिका में 2011 से लेकर 18 तक एक बड़ा फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड करने वाला ये रिक सिंगर नाम का एक व्यक्ति था, जो एक एजुकेशनल काउंसलर था, काउंसलिंग करता था। तो वहाँ पर एक बड़ा घोटाला दिखाई देता है, और ऑपरेशन वर्सिटी ब्लूज नाम से फिल्म भी नेटफ्लिक्स पे, वेब सीरीज़ भी, मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको दिखाई देगी। 2021 में ये आई हुई थी, अगर आप शायद में भी देखे भी होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखिएगा। तो रिक सिंगर ने चीज़ों को मैनेज करके, मतलब पूरा कार्टेल था, कई विश्वविद्यालयों से जो ग्रेजुएशन में भर्ती, मतलब एडमिशन्स के लिए जो है वो रिश्वत के आधार पर, मतलब भर्ती के काफ़ी प्रयास यहाँ पे हुए इनके द्वारा। तो इसमें बड़े कठोर दंड दिए गए थे, और 3.5 साल जेल भी हुआ। बहुत ही बड़ा आर्थिक दंड भी इसमें लगा था। ध्यान देने लायक है कि जो अमेरिका का ये वायर फ्रॉड एक्ट है, इसको कंट्रोल करने के लिए, ये इसमें गार्जियंस को भी, यानी कि अगर आप पेपर लीक करते हैं तो उसको कोई खरीदता भी है, तो खरीदने वाला भी तो प्रोमोटर है,
तो उसको भी एक स्टेक होल्डर माना गया है। ये एक नई बात है। तो इसके इम्प्लीकेशंस ये हुए कि बहुत सारे गार्जियन इंडिविजुअल्स भी, मतलब जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ वही गुनाहगार नहीं हैं, बल्कि पेरेंट्स को भी इसमें दंड दिया गया था और काफ़ी चर्चा में रहा। अप टू 20 ईयर्स है, बट थोड़ा आर्थिक दंड इसमें ज़्यादा हुआ था। तो मतलब अगर हाल फिलहाल में देखें तो बड़ी कोई फ्रॉड या एग्ज़ाम में लीक अमेरिका ने झेला है तो वो यही है। और ये बेसिकली जो ऑपरेशन है ये चलाया जाता है 2019 में FBI के द्वारा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBI एक फेडरल एजेंसी है, स्यो मोटो राज्यों में भी हस्तक्षेप करती है, जबकि भारत की जो एजेंसी है वो एक केंद्रीय एजेंसी है, वो राज्यों में अपना हस्तक्षेप नहीं करती। इसका भी कहीं लिंक होगा, आगे इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि FBI ने क्यों पकड़ लिया और हमने जो लॉ बनाया है भले ही उसमें CBI भी अगर जांच करती है तो क्या वो सक्षम होगी वो करने में। तो ये जो ऑपरेशन वर्सिटी ब्लूज है ये एक उदाहरण है जिससे हमें सीख लेना चाहिए कि हम किस तरीके से टफ लॉ के माध्यम से, आर्थिक दंड और इम्प्रिजनमेंट के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जांच की एजेंसियों को भी कुछ अधिकार यहाँ दिए गए जिस पर मैं चर्चा करूँगा अभी आगे भारत के साथ रिलेट करते हुए। ठीक है, अब हम अपने कानून पर आते हैं जिसकी बात हो रही है। जाहिर तौर पर अभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सार्वजनिक जो परीक्षा हो रही है इसमें जो अनुचित साधन का प्रयोग हो रहा है इसमें संशोधन 2026 में क्या किया गया है। ये कानून बना था 24 में और अभी हाल फिलहाल की जो नीट पेपर लीक हुआ है और बच्चों ने इतने सारे आंदोलन भी किए, उसके बाद जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है, अब हम इसके प्रावधानों पर आते हैं कि क्या संशोधन हुआ है, ये कितना उचित है, कहाँ तक है। यह भी उल्लेखनीय है कि ये जो हमने कानून बनाया है एक तरीके से टफ दंडात्मक कानून है, ऐसे चाइना में भी है। हालांकि यहाँ पर अप टू 7 ईयर्स 7 साल तक की सज़ा यहाँ पर दिखाई देती है। हाल फिलहाल में इजिप्ट में बहुत सारे लीक होते हुए दिखाई देते थे, तो अभी इजिप्ट ने भी 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लॉ बनाए। साउथ कोरिया में भी ऐसे कानून है, 10 साल की सज़ा यहाँ पर भी है। यूके और USA, ये दो मॉडल जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, ये जो है ये हमें सिखाता है कुछ अच्छे खासे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम कुछ सीख करके नकल कर सकते हैं, कुछ बातें समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मैलेशियस कम्युनिकेशन एक्ट 1988 से ही है और इनके यहाँ वायर एक्ट जिसमें फ्रॉड के मामले को भी रोकने के लिए कर दिया गया है। समय समय पर इसमें काफ़ी संशोधन होते रहते हैं, जैसे ये मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में भी एक बार कुछ गड़बड़ी हुई थी इनके यहाँ। जैसे हमारे यहाँ नीट की परीक्षा होती है, अमेरिका में मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है, यानी MCAT नामक होता है, और ये SAT के माध्यम से यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग लेते हैं विद्यार्थियों को। तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन वर्सिटीज़ ब्लूज दिखाई दिया, जिसमें FBI ने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और लोगों को दंड भी, कठोर दंड देके समाज को एक मैसेज दे दिया कि भविष्य में ऐसा ना हो। अब भारत की कहानी पर आते हैं कि भारत में क्या जो हो रहा है, जो अभी किया गया है वो कितना ठीक है, क्या और हम उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सामान्य सी बातें हम चर्चा करें कि ये जो 2024 में कानून था, जो पब्लिक सेक्टर में जो एग्जामिनेशन है उसके लीक वगैरह को रोकने के लिए जो हमने बनाया हुआ था कि अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना हो, 26 में उसमें संशोधन क्या किए गए हैं उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करें। डिफरेंस देखें तो आपको डिफरेंस देखने में ये लगेगा, आप ये समझ पाएंगे कि निश्चित रूप से जो भारत की संसद ने अभी विधेयक पारित किया है इसमें कठोर दंड के प्रावधान किए गए। अब इसको लोग कोई मतलब हल्के फुल्के तरीके से नहीं लेंगे, ये फियर अपील करेगा। कठोर दंड के प्रावधान से थोड़ा सा डर रहता है। अब अपराध किसी व्यक्ति या सामान्य परीक्षार्थी के द्वारा होता है तो 24 का जो कानून था उसमें 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना था। इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की सज़ा और 50 लाख का जुर्माना कर दिया गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि संगठित माफिया या कोई रैकेट है, जैसा कि आपको मैं अभी बता रहा था, जैसे आप देखते हैं अमेरिका में ये रिक सिंगर नाम का इंडिविजुअल जो है ये लोगों को रिक्रूटमेंट करवा रहा था, है ना,
पैसे के आधार पर, तो कोई माफिया कार्टेल ऐसा है तो जो 24 का कानून था 5 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना रखा गया था। अब 7 से 10 साल की सजा हो गई है बढ़ा करके, 5 से 10 था 7 कर दिया गया मिनिमम, मतलब 7 साल से कम तो सजा होगी ही नहीं। चाइना में 7 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान है और न्यूनतम 10 करोड़ का जुर्माना रखा गया है। साथ ही संपत्ति को भी सीज कर लिया जाएगा, कुर्क करने के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद जो सेवा प्रदाता एजेंसी है, मान लीजिए किसी टेक कंपनी से आपने कोई प्रवेश पत्र या किसी तरीके से कोई डिजिटल आधार पे एग्ज़ाम हो रहा है, उनका सपोर्ट लिया है और वहाँ से कोई गड़बड़ी होती है तो 4 साल तक उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा, 1 करोड़ का जुर्माना होगा। इसे बढ़ाकर 8 साल का प्रतिबंध और 5 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है। और अगर कोई टॉप मैनेजमेंट कंपनी का वो या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई व्यक्ति अगर वो भी इन्वॉल्व है, तो पहले ये था 24 के कानून में कि बस आंतरिक विभागीय कार्रवाई से जो होगा, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जाएगा। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को भी जो टॉप मैनेजमेंट से है 5 साल की सज़ा और 5 करोड़ के जुर्माने के प्रावधान किए गए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दंड के प्रावधान कठोर बनाए गए। ये तो पहला है पॉइंट टू बी नोटेड। तो नंबर 1 हम ये देख सकते हैं। अब जांच और न्यायिक कार्रवाई में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं जिसको हम समझें। ये जो संशोधन है 26 का पब्लिक एग्जामिनेशन में, वो ये कहता है कि 60 दिनों में जांच पूरी होगी, यानी एफआईआर जब दर्ज होगी तो 2 महीने में आपको चार्जशीट जमा करनी ही करनी है। जांच की एजेंसी कोई भी हो, कोई एसआईटी हम बना सकते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स हम बना सकते हैं, सीबीआई भी जांच कर सकती है, कोई भी एजेंसी जांच करे। हालांकि सीबीआई की जांच करने में कुछ चुनौती है, अभी बात करेंगे, है ना। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान इसमें है। तो ये प्रावधान है कि जैसे ही चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, यानी जांच एजेंसी 2 महीने में जांच करेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, तो चार्जशीट दाखिल करने के 3 महीने के अंदर अंदर कोर्ट को फैसला करना है, यानी जल्दी फैसला करना है। तो जल्दी फैसला कैसे होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। 11th फाइनेंस कमीशन 11वें वित्त आयोग के सुझाव पर 2002 से हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रिमिनल केसेस का तेजी से निपटारा करने के लिए बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 11वें वित्त आयोग का टास्क फोर्स से क्या लेना देना है। ये उल्लेखनीय है, आप भी संविधान जब पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि वित्त आयोग को कुछ एक्स्ट्रा काम भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी 16वां वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन पर, है ना, अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया है। वैसे तो आपदा प्रबंधन कोई फाइनेंशियल काम है नहीं, टैक्स का बंटवारा से रिलेटेड नहीं है। तो उसी तरीके से 11th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि चूंकि हमारे पास क्रिमिनल केसेस पाइपलाइन में बहुत रहते हैं, तो जल्दी निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। तो इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश धोखाधड़ी को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। कई ने घोषणाएं भी कर दी हैं जल्दबाजी में कि हाँ भाई हम इस पे चल रहे हैं। अगर इस संशोधन में ये प्रावधान किया गया है कि अगर हाईकोर्ट में भी अपील होती है तो 3 माह में निपटारा हो ही जाएगा। कुल मिला के अगर हम यूएसपी वॉचवर्ड समझें कि अभी जो संशोधन किया जा रहा है इसमें कुल मिला के क्या है कि निपटारा जल्दी हो, यानी 2 माह लग रहा है जांच में प्लस 3 माह ट्रायल चलेगा। जैसे सेशन कोर्ट जो है, सत्र जो न्यायालय होता है, वो फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्दी जल्दी काम करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई स्थगन नहीं होता, आज कल परसों लगातार डेट रहता है। क्योंकि सामान्य जो सेशन कोर्ट्स होते हैं उनके पास बहुत सारी याचिकाएं होती हैं, तो उनको उतना वक्त मिल नहीं पाता है। तो एक तो ये चेंजेज हुए। तो हम 2 चीज़ देख सकते हैं कि दंड के प्रावधान टफ हो गए और तीव्रता से निपटारा हो, इसे सुनिश्चित किया गया। ये अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है। तो एक तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा सुधार हुआ है। कमियां भी हैं, अभी उस पर भी विचार करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसमें कानून का दायरा और टेक्नोलॉजी से भी इसको थोड़ा सा जोड़ा गया है। क्या क्या प्रावधान इसमें है। एक तो जो स्कोप है
जो एग्ज़ाम का, पब्लिक एग्ज़ाम का, उसको थोड़ा बढ़ाया गया है। स्कोप मतलब क्षेत्राधिकार। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड, एनटीए, जो भी टेस्टिंग एजेंसी है अदर, सभी को इसमें रखा गया है। तो क्षेत्राधिकार थोड़ा बड़ा हुआ है। नेक्स्ट ये है कि जो कुछ टेक्नोलॉजिकल उपाय भी हम करेंगे सुरक्षा के लिए, ताकि लीक ना हो। जैसे अमेरिका ने कितना पहले सोच करके कानून का नाम ही रखा है, वायर प्रिवेंशन ऑफ वायर फ्रॉड एक्ट 1952। वायर का मतलब होता है पाइपलाइन में कुछ हो रहा है, उसमें कुछ चुनौतियां हमको रोकें। अब डिजिटल वायर भी है, तो वहां पे भी फ्रॉड जो हो रहा है उसको भी रोकने के उपाय यहाँ पे किए गए हैं। अमेरिका ने, जैसे जो अभी मैं स्कैंडल जिसकी बात कर रहा था, उसके बाद 2020 में संशोधन उन्होंने किया था। ये जो स्कैम था एक बड़ा यूनिवर्सिटी में भर्ती का, जिस पर कि ऑपरेशन वर्सिटीज ब्लूज चलाया एफबीआई ने, और फिल्में भी बन गई हैं। ठीक है, कई लोगों ने इस पर उपन्यास भी लिख दिया है, अगर आप देखे होंगे। तो इन्होंने फिर से अमेंडमेंट करके डिजिटल लीक को भी इसमें शामिल कर दिया है और डिजिटल सुरक्षा के साधनों को भी रखा है। तो हम कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, यानी अमेरिकी सिस्टम में जो चीज़ें हैं लगभग हम वो अपना चुके हैं। अगर आप डिटेल से, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, जाएंगे तो आपको ये सब दिखेंगे। तो क्या है कि जैसे हम बायोमेट्रिक डेटा जो है उसको भी इसमें लेकर चलते हैं, सत्यापित करेंगे कि आपका जो डेटा है वो सही है, मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह, रेटिना स्कैनिंग, ये सब होंगे। और एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को भी हम इसमें लागू करेंगे, ताकि कोई दूसरा कोई व्यक्ति जाकर एग्जाम ना दे दे। मल्टी लेयर अत्याधुनिक सिग्नल जैमर्स लगाए जाएंगे, जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे जैमर्स होंगे, ताकि कोई डिजिटली या इंटरनेट या किसी और डिजिटल तकनीक के माध्यम से कोई आंसर ना बता दे या पेपर लीक करके कुछ प्रसारित ना कर दे। डिजिटल प्रश्नों को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेंगे। एनक्रिप्टेड जल्दी पढ़ना मतलब आसान नहीं होता है, जैसे आधार डेटा भी एनक्रिप्टेड होता है, कूटबद्ध तरीके से हम उसको रखेंगे। तो ये भी एक सुरक्षा के लिए जरूरी है। परीक्षा केंद्रों की रियल टाइम सीसीटीवी निगरानी होगी। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं, रियल टाइम सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी। ये सब इस कानून में ही मतलब बाध्यकारी प्रावधान कर दिए गए। जब कानून में हुआ तो ये एक तरीके से बाध्यकारी ही हो जाता है। अब अगर हम ये समझना चाहें इन नटसेल कि ये जो 24 के कानून में अभी हम लोगों ने 26 में हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही जो संशोधन किया है, उसकी किन किन धाराओं में परिवर्तन आए हैं, तो एक तो उसका सेक्शन 3 और 4, इसमें बदलाव दिखाई देता है। बदलाव ये दिखाई देता है कि जो अनफेयर मीन्स है, अनुचित साधन है, जैसे हम कहते हैं कि परीक्षा में लीक को रोकने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए अनफेयर मीन्स, अनुचित साधन क्या है। तो पहले जो 24 का कानून था उसमें संकुचित परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते थे, पेपर लीक या नकल को ही सिर्फ माना गया था। अब उसकी परिभाषा को बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। इसमें क्या क्या शामिल हो गया? कंप्यूटर नेटवर्क है ना, हैकिंग, फर्जी वेबसाइट के माध्यम से नकली प्रवेश पत्र को जारी कर देना, परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रश्न पत्र को प्रसारित करना, यानी काफी विस्तार दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा हम देख सकते हैं कि जो अनफेयर मीन्स है, इसकी परिभाषा में ही थोड़ा विस्तार हमें दिखाई देता है। तो 24 की तुलना में अभी का जो ये कानून है वो पहले से बेहतर है। दूसरा, इसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है धारा 9 में परिवर्तन करके। जैसे ही कॉग्निजेबल है यानी इसमें एफआईआर मस्ट है, एफआईआर होगा ही होगा, और नॉन बेलेबल है तो जजेस के सामने जाना पड़ेगा और जांच एजेंसी भी गिरफ्तार कर सकती है आरोपी को। ठीक है, और कई परिस्थिति में जो बहुत हीनियस क्राइम है तो बिना वारंट के भी उनके पास अरेस्ट करने के अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। तो ये भी एक प्रिवेंशन के लिए एक अच्छा हम प्रावधान कह सकते हैं, जिससे थोड़े अपराधी या संगठित रूप से जो लीक करते हैं, ऐसा जो रैकेट है, जो कार्टेल है, उसको थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है। धारा 10 में एक बहुत अच्छी बात की गई है, वो ये है कि अगर संगठित अपराध है ना, कोई सिंडिकेट है, मिल करके अपराध कर रहे हैं सब, और ऐसा पहले भी कर चुके हैं, तो जांच अधिकारी जो है आईओ, वो जज की अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से जो पहले से धन इकट्ठा किया है इस संगठित अपराधी ने, उसकी कुर्की कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग अब ऐसा करने से बचना चाहेंगे। फिर धारा 12 में है ना, सेक्शन 12 में एक संशोधन हुआ है
कि कोई भी बाहरी कंपनी जिसको अगर हम लोगों ने हायर किया है, कोई एजेंसी, जैसे हम प्रश्न पत्र की डाउनलोडिंग के लिए, डिजिटल एग्जाम्स के लिए किसी प्राइवेट कंपनीज को हम लोग लेते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करती है, तो उस कंपनी के निदेशक और उच्च स्तर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी अगर लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि उनके लिए भी दंडात्मक प्रावधान है ना, 5 करोड़ का जुर्माना और 5 वर्ष की सजा। तो कुल मिला के दंड के प्रावधान कठोर गहन बनाए गए हैं। जांच तीव्र हो इसे सुनिश्चित किया गया है। एफआईआर होते ही 2 महीने में चार्जशीट दे देना है और 3 माह के अंदर क्या है इसका परिणाम सुनाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। हाई कोर्ट में भी अपील जाती है तो हाई कोर्ट भी इसे 3 महीने के अंदर डिसीजन देगी। ये सारे हमने उपाय इसमें कर रखे हैं जो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। इसकी जितनी तारीफ करें आप कम है। ये प्रावधान तो अच्छे हैं, तो प्राइमा फेसाई तो ये अच्छे लग रहे हैं। अब हम आते हैं कि इसमें चुनौतियां क्या हैं। क्या हम ये जो कानून में संशोधन किए हैं ये पर्याप्त हैं, इसी से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो निश्चित रूप से इसका आंसर नो है। कमियां भी हैं और जाहिर तौर पे समय के साथ इसमें और संशोधन की अपेक्षा शायद भविष्य में होगी। अब हम देखते हैं कि क्या है। एक तो यह है कि 60 दिन में पुलिस या कोई भी हम एसआईटी वगैरह बनाएंगे या स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, ये जांच करेगी। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होती है, इंटरनेशनल भी कोई कार्टेल जुड़ा होता है, कोई ऐसा संगठित अपराध है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से डील हो रहा है, तो शायद ही आप 2 माह में जांच कर पाएंगे। एक तो बड़ी चुनौती ये है। प्लस अमेरिका ने क्यों अच्छे तरीके से जांच कर लिया जो उनके यहाँ स्कैम था, जो मैं आपको अभी बता रहा था, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन एफबीआई कर रहे थे। एफबीआई क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक फेडरल एजेंसी है। ये राज्यों में बिना राज्यों की सहमति से, यानी बिना अमेरिका के राज्यपालों की सहमति से जांच कर लेती है। लेकिन भारत में अगर आप सीबीआई को जांच के लिए लगाते हैं तो सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है। राज्यों में यह अपने मन से जांच नहीं कर सकती है। राज्यों में ये जांच तभी करेगी जब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 6 के तहत जब राज्य सरकार बुलाएगी तो जांच के लिए जा सकती है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कहे तब ये जा सकती है। यानी हर मामले में, राज्यों के मामले में या अंतर्राज्यीय मामले में सीबीआई जांच कर पाएगी, ऐसा हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी फेडरल एजेंसी नहीं है जो शो मोटो, यानी अपने मन से स्वयं के आधार पर स्वतः संज्ञान से राज्यों में हस्तक्षेप करके कुछ जांच कर सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय होता है। हमारे यहाँ एक एजेंसी है जिसका नाम है एनआईए। ये शो मोटो राज्यों में जांच करती है, लेकिन ये आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसे क्रिमिनल केसेस की जांच करती है। पब्लिक एग्जामिनेशन में जो लीकेज है इसे रोकने के लिए काम नहीं कर रही। तो हमें एक एजेंसी भी सोचनी पड़ेगी जिनका फेडरल लेवल पर क्षेत्राधिकार हो, या हम कह सकते हैं कि इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी उनके पास होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। अच्छा, 90 दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना इतना जल्दी आसान नहीं है। हमें बहुत सारे न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी, अभाव है, इतनी संख्या में नहीं है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो कई बार समय समय पर डेटा दिखाई देता है, जैसे भारत में 10 लाख 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 20 से 21 20 प्लस 20 पॉइंट समथिंग, आप ये मानिए कि 20-21 के आसपास जजेज हैं, जबकि यूरोप से लेकर अमेरिका तक अगर देखें तो 50 से 100 जज 10 लाख की जनसंख्या पर होते हैं। तो मामले का निपटारा तेजी से कैसे होगा, ये भी शायद आवश्यकता पड़ सकती है कि हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाएं, तभी आप सेंट्रल भर्ती कर पाएंगे, तीव्रता से भर्ती आप तभी कर पाएंगे, है ना। तो ये एक अलग मुद्दे को जन्म देगा, इसमें फेडरल विवाद शुरू होंगे। तो कुल मिला के ये बहुत आसान नहीं रहेगा, फिर भी पहले से तो बेहतर हुआ ही है। तो जैसा मैं कह रहा था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं वो उनके पास प्रेशर बहुत रहता है, और जो सत्र न्यायाधीश हैं इतना जल्दी कैसे कर पाएंगे, हमें न्यायाधीशों का अभाव झेलना पड़ सकता है। ठीक है, एक बड़ी चुनौती,
क्या हम इतने ई गवर्नेंस में या डिजिटल साधनों में सशक्त बन गए हैं कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर भी या अर्ध नगरीय क्षेत्रों में भी जो परीक्षा केंद्र हैं, क्या हम वहाँ पर तकनीक या ये मल्टी लेयर सिग्नल जैमर्स हम लगा पाएंगे? तो अभी हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करनी होगी, इन्हें और सरल बनाना होगा। अभी अभ्यर्थियों को भी उनको ट्रेनिंग देना होगा। जैसे यूजुअली एग्ज़ाम का जो टाइम होता है, जब एग्ज़ाम है उससे 20 मिनट पहले लगभग, जैसे यूपीएससी का हुआ करता था कि 20 मिनट्स पहले आए, अब उन्होंने चेंज किया क्योंकि आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा, थोड़ा पहले आए, तो पहले हमें ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो ये सब भी चुनौती है, यानी लोगों को भी थोड़ा जागरूक बनाना होगा इस चीज़ को लेकर के, ये भी आवश्यक है। प्लस कुछ लॉयर्स इस कानून के लिए कुछ क्रिटिकल हैं, वो कहते हैं कि इसमें डेटा की गोपनीयता की जो है चुनौती रहेगी, क्योंकि वैसे तो प्रावधान है कि जो भी बायोमेट्रिक डेटा है उसको एनक्रिप्ट करके रखा जाएगा, यानी कूटबद्ध करके रखा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो लीक हो जाता है किसी भी तरीके से तो वो फिर प्राइवेसी का इशू बनेगा, और प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार है, तो कहीं ना कहीं मूल अधिकार के लिए भी ये चुनौतियों का सबब बनेगा। तो ये एक हम देखते हैं कि प्रयास तो हमने अच्छा किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें चुनौतियां नहीं हैं। तो क्या क्या चुनौती हुई? सबसे पहले कि हम सीबीआई जैसी एजेंसी से सिर्फ जांच नहीं कर सकते, सेंट्रल एजेंसी है, राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अंतर्राज्यीय स्तर पर जांच स्वयं नहीं कर सकती। एनआईए कर सकती है, तो एनआईए नक्सलवाद आतंकवाद पे करती है। अमेरिका में एफबीआई है जो है ना, राज्यों से बिना पूछे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादातर स्टेट एक्ट से चलाए जाते हैं, उनमें भी अगर हेरा फेरी हुई तो वहाँ पे सब हो गया। ऑपरेशन वर्सिटीज़ ब्लूज चल गया, जल्दी से पकड़े गए लोग, जांच की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, क्योंकि एजेंसी है, फेडरल एजेंसी है, वो भी एक फेडरेशन है, लेकिन लोगों ने समझदारी से एक संगठन ऐसा बना रखा है, केंद्र राज्य के विवाद नहीं होते। तो हमारे पास एजेंसी भी देखनी पड़ेगी, कोई एक ऐसी अथॉरिटी हमें बनानी पड़ेगी जिसका क्षेत्राधिकार अंतर्राज्यीय स्तर पर हो और बिना राज्यों के बुलाए वो पेपर लीक होने पर जांच करने की स्थिति में हो। तो ये सब भी हमें करना पड़ेगा। मूलतः जांच की एजेंसी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात पे हाईलाइट करूंगा कि ये हो। हालांकि आजकल काफ़ी सुधार हुआ है, राज्यों की पुलिसिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है, स्पेशल टास्क फोर्स वो बनाते हैं, एसआईटी बनाते हैं, जिसमें अच्छे टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, लेकिन अगर हम एक फेडरल एजेंसी बनाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। अब अगर हम देखें कि इन तमाम चीज़ों में सुझाव क्या दे सकते हैं, क्या क्या सुधारने के प्रयास हो सकते हैं। जो कानून अभी बना है बहुत अच्छा है, लेकिन एक अच्छे नागरिक के रूप में या सिविल सेवा की परीक्षा में जो बैठने जा रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या क्या विचार बनाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 ये है कि जो न्यायपालिका है उसका जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? 2 चीज़ करें, एक तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस या तो हम बनाएं, अखिल भारतीय सेवा, और सेंट्रल रिक्रूटमेंट करके मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वहाँ पर हम न्यायाधीशों का सप्लाई तेजी से करें, या तो ये, या जो रिटायर हैं, जो ऐसे जजेस रिटायर हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम लें, रिटायर जजेस को, ताकि वो ऐसे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं वहाँ पे अपनी सेवाएं दे सकें। तो आप कुछ भी करें, आपको जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम लोग सीरियस हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि 3 महीने में, मतलब जब चार्जशीट जमा की जाती है 2 महीने तो जांच एजेंसी ले लेगी, उसके बाद 3 महीने में मामले का निपटारा करना है, तो हमारे पास पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश होने चाहिए जो इसका निपटारा ठीक तरीके से, है ना, वादी प्रतिवादी के विचारों को देख करके करें, क्योंकि टफ लॉ है, 10 साल तक की सजा है, कहीं पे कुछ त्रुटि ना रह जाए, ये भी जरूरी है। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजी के लेवल पर काम करना पड़ेगा। एआई आधारित जो है ना एनालिसिस है, इसको हमें ठीक से करना पड़ेगा, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि कहाँ पे विसंगतियां हैं परीक्षा में, चाहे तो अंक पत्र है या प्रवेश पत्र के डाउनलोडिंग में, या क्वेश्चंस अगर मान लीजिए डिजिटली एग्ज़ाम हम ले रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम है कंप्यूटर सिस्टम से, तो वहाँ पे कोई विसंगति ना हो, इसको हम पहले से समझ करके कोप अप कर सकें, रोक सकें, ये ज़रूरी है।
प्लस जो साइबर सेल और एसटीएफ का आधुनिकीकरण करना होगा, और ये सब टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से जो एक तरीके से प्रसारित हो जाता है तेजी से, या लीकेज ऐसा अगर दिखाई देता है तो उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। तो साइबर फॉरेंसिक, डार्क वेब, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी अच्छी। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, विशेष अदालत यानी कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसका गठन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तेजी से करें, ये रिक्वायर्ड है। प्लस परीक्षा का एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, है ना। निजी केंद्र पर निर्भरता कम हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में अभी कॉरपोरेट गवर्नेंस भारत में उतना अच्छा पाया नहीं जाता है। तो जो ऐसी कंपनी जो, अगर हम मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी ले रहे हैं, तो ऐसी कंपनी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस में अच्छी रही है ना, उनका ही सहयोग हमें लेना चाहिए। किसी का भी सहयोग ले, टीसीएस वगैरह जैसे अच्छी है, टाटा की कंपनी है, और भी जो कंपनियां हैं जिनका कोई अच्छा रिकॉर्ड है गवर्नमेंट में, इसके लिए हम डिजिटल ऑडिट भी कर सकते हैं कंपनियों का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट होता है, वैसे ही डिजिटल ऑडिट हम कर सकते हैं। जो कंपनी हमें ठीक दिखे उनकी सहायता लें। प्लस निजी क्षेत्र पर निर्भरता कम करके जो टेस्टिंग एजेंसी है वो अपने कुछ जहाँ पे बच्चों का हब है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, या और भी जहाँ बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं ऐसे अर्बन एरिया में, अपने एग्जामिनेशन हॉल बना सकते हैं अच्छे तरीके से। या फिर जो ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पे ऐसी परीक्षाएं हुई हैं पहले से, जहाँ सीसीटीवी कैमरे अगर पहले से हमें मिल जाएं, या इंटरनेट का हमें कनेक्शंस ठीक से मिले इंटरनली जो हम कर पाएँ, तो डिजिटल सपोर्ट अगर अच्छा है तो वहाँ पे भी हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। प्लस दो और बड़े इम्पॉर्टेंट सुझाव हैं जो आप देख रहे हैं कि हमें एक अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहिए, विनियामकीय प्राधिकरण। ये प्राइवेट सेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, जैसे सेबी है, IRDA है। ऐसा ही हम चाहें तो नेशनल एग्जाम सिक्योरिटी अथॉरिटी बना सकते हैं, एक विनियामक प्राधिकरण। एक अलग केंद्रीय कानून से हम ऐसे लॉ बना सकते हैं जो क्या करेंगे, इस पर नियंत्रण करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी एजेंसी अगर होगी तो कहीं पे पेपर में लीक होता है तो उनकी जांच कर सकती है। कोई अगर डिजिटल सपोर्ट देने वाली कंपनी ने ऐसा किया, प्राइवेट कंपनी ने, तो उनके लिए स्टैंडर्ड बना सकती है। तो ये रूल्स रेगुलेशंस लगातार बनाते रहेंगे, इससे इसमें सुधार काफ़ी हो सकता है। प्लस एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमी रह गई है, अभी जो हमने लॉ बनाया है, शायद भविष्य में हम उसमें कर भी लें, और वो ये है कि विसल ब्लोअर्स को इसमें संरक्षित करने के लिए प्रावधान नहीं है। विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो ये देख रहे हैं कि कहीं पे हेरा फेरी हो रही है, तो समाज में सारे लोग अनैतिक होते नहीं हैं, कहीं पे अनफेयर मीन्स का सहारा लेकर पेपर लीक किया जा रहा है, चाहे वो क्वेश्चन बनाने वाले के द्वारा, उनके टीम में कुछ ईमानदार होंगे, या जहाँ प्रिंटिंग हो रही है, या फिर कम्युनिकेशन, या हम लॉजिस्टिक्स का जो हेल्प ले रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ जो ईमानदार लोग हैं वो डर के मारे भी नहीं इस बात को बताते हैं, क्योंकि उनको जान माल का भय रहता है। तो वो उनको विसल ब्लोअर उनको कहते हैं जो कहीं अनैतिक काम हो रहा है उसकी गोपनीय सूचनाएं दे दें। तो उनके शरीर और संपत्ति की सुरक्षा जरूरी है। तो अगर हम विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने लगें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। तो ये अगर हम सुधार के कहीं रेकमेंड करना हो एग्ज़ाम में कि इसमें क्या और भी हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, तो इस तरीके के पॉइंट्स हम इसमें लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो बस ऐसा ही है। और अगर हम इसकी तुलना करें, जो कानून बना है अमेरिका से, तो अच्छा कानून है अभी की परिस्थितियों में। ब्रिटेन से भी तुलना करें तो अच्छा कानून बनाया गया है। तो कुल मिला के हमारे जो नीति निर्माता हैं उनके विजडम पर हमें बिलीव करना चाहिए। और जैसा हमने कहा था कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सब एक कानून बनाते हैं, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें संशोधन करते रहते हैं। तो हमें भी, है ना, लर्निंग फ्रॉम डूइंग एरर रखना चाहिए, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी को पूरे तरीके से जारी रखें, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।